तक कितने लोग डुबकी लगा चुके हैं? कुंभ कब कब और कहाँ लगता है? कुंभ कितने प्रकार का होता है? इस बार महाकुंभ में सरकार की कितनी कमाई होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, कुंभ में स्नान करने वालों की गिनती सरकार कैसे करती है? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। महाकुंभ 2025 का यह आखिरी सप्ताह चल रहा है। इस महाकुंभ में अब तक लगभग 56 करोड़ लोग पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वर्तमान में भारत की आबादी लगभग 145 करोड़ है। इस हिसाब से अब तक देश की 38% से ज़्यादा आबादी पवित्र संगम की धरती पर स्नान कर चुकी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह आंकड़ा 60 करोड़ को पार करने का अनुमान है। आपको बता दें, इस बार 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, जिसका आखिरी स्नान महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी को किया जाएगा। कहा जाता है कि साल 1882 में 144 साल पहले महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था। तब 10 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। रिकॉर्ड के अनुसार उस समय देश की कुल आबादी करीब 25 करोड़ की थी। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को हुई और अब तक 3 अमृत स्नान और 2 विशेष स्नान हो चुके हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि का स्नान अभी शेष है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 70 लाख, 14 जनवरी मकर संक्रांति पहला अमृत स्नान के दिन 3 करोड़ 50 लाख, 29 जनवरी मौनी अमावस्या को जब दूसरा अमृत स्नान था 8 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया। वहीं 3 फरवरी तीसरा और अंतिम अमृत स्नान को 2 करोड़ 57 लाख और 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ 70 लाख ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। यहाँ सवाल यह उठता है कि इतनी भीड़ में श्रद्धालुओं की गिनती आखिर कौन करता है? इसका जवाब हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल यह माना जाता है कि बसंत पंचमी के बाद मेले में भीड़ कम होने लगती है, लेकिन बसंत पंचमी के स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का रैला प्रयागराज में पहुंचना जारी रहा। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने न केवल इतिहास रचा बल्कि नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। मेला शुरू होने से पूर्व सरकार का अनुमान था कि इस बार मेले में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन सनातन के प्रति उमड़े उत्साह और गहरी आस्था ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। अब जरा कुंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं। कुंभ के बारे में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कुंभ कितने प्रकार का होता है, कब कब लगता है और कहाँ कहाँ लगता है। तो आपको बता दें कि कुंभ मेला को आप 4 प्रकार में बांट कर समझ सकते हैं। पहला माघ कुंभ, दूसरा कुंभ, तीसरा अर्ध कुंभ और चौथा महाकुंभ। फिर से एक बार सुन लीजिए, पहला माघ कुंभ, दूसरा कुंभ, तीसरा अर्ध कुंभ और चौथा महाकुंभ। और एक और आप कह सकते हैं बृहद महाकुंभ, जो इस बार लगा है। लेकिन बृहद महाकुंभ का कोई प्रकार नहीं है, बल्कि 12 महाकुंभों का योग है जो 144 वर्षों के बाद आता है। परंतु इस बार के 144 वर्षों के महाकुंभ को लेकर कई ज्योतिषाचार्य में मतभेद भी हैं। खैर, हर एक कुंभ के बारे में कुछ जान लेते हैं। माघ कुंभ प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा के समय जनवरी फरवरी में प्रयागराज में लगता है। कुंभ हर 12 वर्ष में 4 बार अलग अलग जगहों पर आयोजित होता है। यह हरिद्वार में गंगा तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर आयोजित होता है। माघ कुंभ और कुंभ के बाद आता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ हर 6 वर्षों पर आता है, जो हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है महाकुंभ, जो हर 12 वर्षों में आता है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं बृहद महाकुंभ के बारे में, जो 144 वर्षों में आयोजित होता है। बृहद महाकुंभ हर 12 वर्ष पर होने वाले महाकुंभ के 12 बार घूम पूरे होने पर आयोजित होता है। अर्थात यह 144 वर्षों का एक ऐसा योग है जो आपके जीवन में बामुश्किल एक बार ही आएगा। यही कारण है कि 144 वर्षों के बाद आए महाकुंभ के इस योग पर दुनिया भर के सभी लोग डुबकी लगाना चाहते हैं, क्योंकि मान्यता तो यह भी है कि प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर कुंभ में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी संगम को पाप विनाशक माना जाता है। परंतु इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप भर भर के पाप करें और त्रिवेणी संगम पर जाकर डुबकी लगा लें और सारा पाप धोकर चल दें।
आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केवल तन को नहीं, पूरे मन को धोना होगा। तभी महाकुंभ के इस अवसर पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का फल आपको मिलेगा। आपको एक बार फिर याद दिला दूं, कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। माघ कुंभ जो हर वर्ष लगता है, कुंभ जो 12 वर्षों के अंदर 4 बार आयोजित होता है, अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष पर लगता है, और महाकुंभ जो 12 वर्ष के बाद आता है। इसके अलावा इस बार 2025 के महाकुंभ में 144 सालों का योग बन रहा है, इसलिए यह एक बृहद महाकुंभ है। चलिए अब जानते हैं महाकुंभ के आयोजन में सरकार की कमाई कितनी होने वाली है। महाकुंभ 2025 को अर्थशास्त्रियों की नज़र से भी देखें तो कुंभ आप अब धार्मिक आयोजन के साथ साथ आर्थिक आयोजन के तौर पर भी उभरने लगा है। 2013 में हुए महाकुंभ में 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2019 में लगे अर्ध कुंभ में यह बजट 3 गुना बढ़कर 4200 करोड़ रुपए हो गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर MK अग्रवाल के अनुसार 2025 के महाकुंभ के आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 7000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रदेश सरकार को कुंभ के खत्म होने तक 2 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक फायदा होने का अनुमान है, और इतना ही फायदा केंद्र सरकार को भी होने का अनुमान है। यानी 7000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और 2 लाख करोड़ रुपया का इनकम होने की संभावना है। चलिए अब जान लेते हैं सबसे बड़े सवाल का जवाब कि कुंभ मेले में आए इस खचमखच भीड़ की गिनती आखिर सरकार कैसे करती है। आपको बता दें कि पहली बार कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं की गिनती अंग्रेजों ने कराई थी, जिसमें एक एक आदमी को गिना जाता था। परंतु इस बार का नज़ारा कुछ अलग है। श्रद्धालुओं का संगम की धरती पर आना लगातार जारी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि धार्मिक आयोजन में स्नान करने वालों और आई हुई पूरी भीड़ के आंकड़े कैसे जुटाए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भीड़ के आंकड़े पहले भी आया करते थे और स्नान पर्वों पर भीड़ के तमाम रिकॉर्ड बनते और टूटते रहे। आंकड़ों पर सवाल भी हमेशा उठता रहा। इतिहास के पन्नों में उल्लेखित है कि रिकॉर्ड के अनुसार जो कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की पहली बार गिनती ब्रिटिश हुकूमत ने कराई थी। जी हाँ, यानी 1882 में पहली बार जो है भीड़ की जो गिनती है वो अंग्रेज़ कराए थे, और इसके लिए कुंभ में आने वाली हर सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते थे। फिर हर आने वाले की गिनती होती थी। रेलवे स्टेशन के टिकट को भी जोड़ा जाता था। 1882 के कुंभ में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए। इसके बाद यह संख्या हर कुंभ में बढ़ती चली गई, लेकिन गिनती का तरीका वही रहा। परंतु इस बार के महाकुंभ में गिनती का तरीका बदल गया है। महाकुंभ 2025 हाईटेक हो गया है। डिजिटल कैमरों के जरिए गिनती की जा रही है, जो प्रशासन के लिए थोड़ा आसान हो गया है। मेला प्रशासन ने पूरे शहर में 2700 कैमरे लगाए हैं। इनमें 1800 कैमरे मेला क्षेत्र में लगे हैं और 1100 अस्थायी और बाकी 700 अस्थायी कैमरे हैं। 270 से ज़्यादा कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस हैं। इन कैमरों की रेंज में जैसे ही कोई व्यक्ति आता है उसकी गिनती हो जाती है। ये कैमरे स्टेशन, मेला क्षेत्र, एंट्री पॉइंट, संगम एरिया और अखाड़ों के साइड में लगाए गए हैं। AI कैमरे मिनट दर मिनट आंकड़े अपडेट करते हैं। मेला SSP और मेला अधिकारी की माने तो AI कैमरे भीड़ की गिनती करने में इस बार अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेला प्रशासन भीड़ की गिनती 3 तरीके से करती है। पहला, मेला क्षेत्र में कितने लोग मौजूद हैं। दूसरा, कितने लोग चल रहे हैं। और तीसरा, कितने लोग स्नान कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेले में मौजूद है वह दिन में एक बार काउंट होता है, लेकिन अगर वही अगले दिन फिर आता है तो उसकी गिनती दूसरी बार हो जाएगी। ये पहली बार है जब किसी भीड़ की गिनती AI के जरिए की जा रही है। यह एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसका पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हो रहा है। करीब 270 AI कैमरे लगे हैं। जो भी इसकी रेंज में आता है उसकी गिनती हो जाती है। AI कैमरे मेला क्षेत्र में और मेला क्षेत्र की ओर पहुंचने वाले रास्तों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पुराने तरीके से भी गिनती हो रही है, जो गणित के एक फार्मूले के आधार पर की जा रही है। हालांकि इस तरह की भीड़ के लिए कोई भी तरीका 100% जो है सही नहीं हो सकता है। गिनती का एक तरीका शहर में प्रवेश करने वाले भीड़ से जुड़ा है। जैसे
प्रयागराज शहर में प्रवेश करने के कुल 7 प्रमुख रास्ते हैं। प्रमुख स्थान पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। उस दिन शहर के अंदर प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को यह माना जाता है कि वह कुंभ में शामिल होने आया है। यही भीड़ मेला क्षेत्र में कुल 12 रास्तों से पहुंचती है। वहां भी क्षेत्रफल और घनत्व के आधार पर 1 मीटर में प्रति घंटे गुजरती भीड़ को आधार मानकर गिनती होती है। बाहर से आने वाले लोगों की संख्या के बाद ट्रेन से आने वाले लोगों की भी संख्या जोड़ी जाती है। मेले के लिए बनाई गई पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जोड़ा जाता है और सभी को मिलाकर गिनती का आंकड़ा निकाला जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो श्रद्धालुओं हैं, भीड़ है, उसकी गिनती हो रही है। भीड़ की गिनती का एक और तरीका है सांख्यिकीय तरीका। कुंभ में पहली बार साल 2013 में सांख्यिकीय विधि से भीड़ का अनुमान लगाया गया था। इस विधि के अनुसार एक व्यक्ति को स्नान के लिए करीब 0.25 मीटर की जगह चाहिए और उसे नहाने में करीब 15 मिनट का समय लगेगा। इस गणना के मुताबिक 1 घंटे में एक घाट पर अधिकतम 12,500 लोग स्नान कर सकते हैं। इस बार कुल 44 घाट बनाए गए हैं, जिसमें 35 घाट पुराने और 9 नए हैं। मेला क्षेत्र में पहले से मौजूद साधु संत और जो कल्पवासियों को भी सरकार द्वारा जारी किए गए जाने वाले आंकड़ों में शामिल किया जाता है। हालांकि जो लोग शहर के ही होते हैं और गलियों से घुस करके आते हैं घाट पर, उनकी गिनती नहीं हो पाती है, वो अनुमानित संख्या में चले जाते हैं। जानकारों के मुताबिक वास्तविक संख्या पता लगाना अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम यात्री अलग अलग जगहों से जाते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग घाटों पर भी जाते हैं। ऐसे में उनकी गिनती एक बार से अधिक ना हो ऐसा कहना मुश्किल है। एक लोगों की गिनती 2 बार भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में प्रयागराज के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैंने प्रकाश डाला। आज इतना ही। आज का महाकुंभ पर हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।